वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। संस्कृत बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएँ हैं उन्होंने जो संस्कृत लिया हुआ है तो उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग खास करके मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। ओके, न्यू मॉडल पेपर होगा या 2023 की परीक्षाओं के लिए संस्कृत का खास करके टॉप 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे इसमें। ठीक है, और संस्कृत नाटक एवं व्याकरण आपके मतलब कि पेपर का नाम है संस्कृत नाटक और व्याकरण, यही आपको पढ़ना है। तो इसी से रिलेटेड जो होंगे आपके प्रश्न होंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया आपने। चलें जान लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। आपको बता दूं कि आपका सिलेबस क्या है, आप सभी को पता होगा। सिलेबस आपका 8 इकाइयों में बटा हुआ है। पहली इकाई नाट्य साहित्य परंपरा और प्रमुख नाटककार, जिसमें मतलब भास, अश्वघोष, भवभूति, भट्टनारायण, विशाखदत्त ये सब शामिल हैं। ठीक है, और दूसरी इकाई आपकी है अभिज्ञान शकुंतलम, 1 से लेकर के 2 अंक तक आपको संकलित है। इसके अलावा इकाई 3 में आपका अभिज्ञान शकुंतलम 3 से लेकर के चौथा अंक संकलित है। इकाई 4 में बात की जाए तो जो है स्वप्नवास उदत्तम संकलित है आपका प्रथम अंक उसका। ठीक है, और द्वितीय भाग में खास करके जो 5वीं इकाई है, 6वीं इकाई, 7वीं इकाई और 8वीं इकाई, ये आपकी संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड है। ओके, अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि रूप सिद्धि, सामान्य परिचय उसका जानना है। अजंत प्रकरण में लघु कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी से रिलेटेड। ठीक है, अजंत प्रकरण आपको समझना है। लघु सिद्धांत कौमुदी का 6वीं इकाई में इसी प्रकार से उसमें स्त्रीलिंग में रमा, सर्वा, मति, नपुंसकलिंग में ज्ञान, वारी, ये सब समझना है। ठीक है, तो इन सब से बनने वाले जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न 7वीं इकाई हलंत प्रकरण उसमें समझना है, और 8वीं इकाई में आपको हलंत प्रकरण ही समझना है खास करके। उसमें इकाई 7वीं में पुल्लिंग के बारे में समझना है, इदम, राजन, तद, अस्मद, युष्मद। ठीक है, इकाई 8 में आपको स्त्रीलिंग में खास करके किम, आप, इदम ये समझना है, और नपुंसक लिंग में इदम और आहन समझना है। इन सभी की सूत्र व्याख्या देखनी है और शब्द रूप सिद्धि आपको पढ़ना होता है। कुल मिलाकर के यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं उसके बारे में हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता होगा नाट्य साहित्य परंपरा की शुरुआत मैंने आपको बताई थी। खास करके कई सारे विद्वानों ने नाट्य साहित्य परंपरा से एक प्रकार से कई सारे विद्वान जुड़े रहे हैं, और आपको पता होगा कि इसको लेकर के नाटकों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर के 3 सिद्धांत हैं, मैंने बताया भी था एक वीडियो में। तो खास करके एक दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, एक विकासवादी सिद्धांत है यानी मत, एक आधुनिक वैज्ञानिक मत है। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिक मत में एक तो वेदों से उत्पत्ति मानने वाले पाश्चात्य मत और एक लोक से उत्पत्ति मानने वाले पाश्चात्य मत हैं। तो कुल मिलाकर के संस्कृत नाटकों का उद्भव और विकास खास करके 3 विचारधाराओं से गुजरता है। ठीक है, दैवीय उत्पत्ति का मत, विकासवादी मत और आधुनिक वैज्ञानिक मत। ठीक है, भारतीय परंपरा और नाट्यशास्त्र की अगर खास करके बात की जाए तो आपने भारतीय परंपरा के बारे में आपको पता होगा कि भारतीय परंपरा में खास करके भरत मुनि का आपने एक रचना देखी होगी, नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र में खास करके उन्होंने नाट्य उत्पत्ति के बारे में बताया है। नाट्य उत्पत्ति का वर्णन जो है उन्होंने आख्यानक ढंग से करने का प्रयास किया है अपने नाट्यशास्त्र में। नाटकों की उत्पत्ति उन्होंने बताया कि दैवीय परंपरा के द्वारा उत्पत्ति हुई है भरत मुनि के द्वारा। भरत मुनि कहते हैं कि देवताओं की प्रार्थना पर क्या हुआ है, उन्हीं के एक प्रकार से मनो विनोद आर्थ क्या करा है। ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीति और यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस, इन चारों को लिया और एक 5वां वेद बना जिसको बोलते हैं नाट्य वेद। किससे? ऋग्वेद से पाठ्य को ले लिया गया, सामवेद से गीति को ले लिया गया, यजुर्वेद से अभिनय को ले लिया गया और अथर्ववेद से रस को ले लिया गया। तो नाट्य का एक प्रकार से जो है निर्माण हुआ, और इसीलिए आपको पता होगा भरत मुनि ने खास करके नाटकों को क्या कहा है, 5वां वेद कहा है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो पंचम वेद किसको कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है रस को। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई आपकी। इसको लेकर के एक श्लोक भी प्रचलित है खास करके कि जाग्राह पाठ मृग वेदात साम भयो गीतमेव चा यजुर्वेदादि अभिनयनम रसनार्थ वर्णादपि। ठीक है, तो ये श्लोक है। इस श्लोक का मतलब है कि जो है ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीति, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है, और इन सभी को मिला करके फिर आपका बनता है नाट्य शास्त्र, मतलब कि नाट्य बनता है। ठीक है, क्लियर हो रही बातें ना?
और आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि जो है भरत मुनि के अनुसार पांचवा वेद कौन सा है, तो ये बताएंगे आप जो है नाटक। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भरत मुनि की रचना कौन सी है तो आप बताओगे नाट्य शास्त्र बड़ी फेमस रचना है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछे कि ऋग्वेद से नाटक में क्या लिया गया है तो पाठ लिया गया है। आपसे पूछेगा कि यजुर्वेद से क्या लिया गया तो आप क्या बताओगे, अभिनय लिया गया है। आपसे पूछे सामवेद से क्या लिया गया है तो आप बताओगे गीत लिया गया है। आपसे पूछेगा अथर्ववेद से क्या लिया गया है तो रस लिया गया है। और इन सभी के मिलने से क्या हुआ है, नाटक की उत्पत्ति मानी जाती है। क्लियर हो रही सारी बातें, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं और भी सिद्धांत हैं, तो उन सभी सिद्धांतों के बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा करी है। तो कुछ चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपसे और भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्टिव में प्रश्नों को मैंने रखा नहीं है और सभी से कालिदास के रचना से रखा है और भी रचनाओं से रखा है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कुछ जो है आपके एक मिड टर्म की परीक्षा की तैयारी के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने जो है शुरुआती दौर के जितने भी आपके खास करके संस्कृत नाटक जो है उसकी विकास और इतिहास परंपरा से जुड़े रहे जो व्यक्ति हैं उनसे रिलेटेड जो है चीज़ों के बारे में बताया, तो आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आपको बता दूं, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि खास करके भास के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, भास की रचनाओं के बारे में, तो भास की खास करके जो है 13 नाटकों में से लगभग 6 नाटकों के कथानक महाभारत से लिए गए हैं। 2 नाटक जो हैं इनके रामायण पर आश्रित हैं और बाकी 5 नाटक जो हैं प्राचीन अर्ध ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, दंत कथाओं पर। ठीक है, तो भास के कितने नाटक हैं तो आपसे पूछेगा तो आप बताओगे 13 नाटक हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक है प्रतिज्ञा योगंधरायण। ठीक है, योगंधरायण में मैंने प्रतिज्ञा योगंधरायण में 4 अंक हैं। स्वप्नवास उदत्तम ये भास का ही नाटक है और ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, 6 अंक हैं इसमें। ठीक है, स्वप्नवास उदत्तम में। क्लियर। और एक नाटक है इनका उरुभंग एक एकांकी टाइप का नाटक है। ठीक है, इसके अलावा दूत वाक्यम भी एक एकांकी नाटक है। ठीक है, 1 अंक का नाटक है। इसके अलावा पंचरात्रम एक नाटक है भास का, इसमें 3 अंक हैं। बालचरितम नाटक है उसमें 5 अंक हैं। ठीक है, दूत घटोत्कच नाटक है, एकांकी श्रेणी का है, एक अद्वितीय नाटक माना जाता है इसको। ठीक है, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद में श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बना करके धृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन द्वारा अपमान करना, और बाद में दुर्योधन का कथन भी है कि मैं अपने बाणों द्वारा उनको उत्तर दूंगा, यानी कि इसी के बारे में कथा यही चलती है इस नाटक में। इसके अलावा कर्णभार एक नाटक है, एकांकी टाइप का नाटक है। ठीक है, और जो है मध्यमव्या योग एक नाटक है, एकांकी टाइप का इनका भास का। और इसके अलावा इनका है प्रतिमा नाटक, मतलब कि प्रतिमान नाटकम। ठीक है, इन्हीं का नाटक है, 7 अंक का है, भास का ही। इसके अलावा अभिषेक नाटकम इनका नाटक है भास का। इसके अलावा अभिमारक, ठीक है, ये भी नाटक है महाकवि भास का। और चारुदत्तम, ये 13 नाटक जो हैं इनके हैं। चारुदत्तम में 4 अंक हैं, अभिमारक में 6 अंक हैं और अभिषेक नाटकम में 6 अंक हैं। क्लियर। अभिषेक नाटकम जो है ये रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड यानी लंका कांड तक की संपूर्ण कथा को संक्षेप में बताया है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन भी आपको मिलेगा अभिषेक नाटकम में। ठीक है, और ख़ास करके अभिमारक नाटक जो है इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा एक प्रकार से कुंती भोज की पुत्री राजकुमारी कुरंगी के साथ जो विवाह होता है, प्रणय विवाह, उसके बारे में बातें बताई जाती हैं। तो कई सारे नाटक हैं भास के, तो भास के बारे में सारी चीज़ें हैं। तो इनसे रिलेटेड यही प्रश्न पूछेगा कि इनकी रचनाओं के बारे में प्रश्न पूछ लेगा। तो 13 नाटक हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अश्वघोष की बात की जाए तो अश्वघोष जो हैं ये संस्कृत के बौद्ध कवियों में अश्वघोष जो हैं सबसे उच्च स्थान इन्हीं का प्राप्त है, खास करके अश्वघोष का। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इनकी कई सारी रचनाएं हैं। ठीक है, अश्वघोष की बात की जाए तो इनके जो है इनके ग्रंथों की संख्या लगभग खास करके मतलब कई सारे सूत्रों पर आधारित है। 19 तक कहीं ना कहीं पे विद्वानों ने बताया कि 19 तक रचनाएं हैं, लेकिन कुछ रचनाएं इनकी जो हैं जो खास करके सिद्ध होती हैं अश्वघोष की, जैसे कि बुद्ध चरित्र रचना बड़ी फेमस रचना है अश्वघोष की। ठीक है, सौंदरनंद रचना है, सारिपुत्र प्रकरण है, सूत्र अलंकार है, ब्रज सूची है, महायान श्रद्धोत्पाद है। ठीक है, और इसके अलावा गांडी स्तोत्रम गाथा भी अश्वघोष की रचना है और राष्ट्रपाल भी इनकी रचना है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सारी रचनाएं अश्वघोष की हैं। बात की जाए भवभूति की तो भवभूति जो है संस्कृत के महान नाटककार हैं, ये बात ध्यान रखें। कालिदास के बाद इन्हीं का नाम आता है भवभूति का, सबसे महान नाटककारों में खास करके। ठीक है, ये भी बड़े फेमस जो है नाटककार हैं भवभूति। ठीक है, इनके भी कई सारे ग्रंथ हैं जैसे कि महावीर चरित, मालती माधव। ठीक है, उत्तर रामचरित,
और भट्ट नारायण उत्तर रामचरितम, और ख़ास करके भट्ट नारायण जो हैं, भट्टनारायण एक जो है ये भी जो है ख़ास करके संस्कृत के नाटक से जुड़े रहे हैं, और इनकी एक रचना है ख़ास करके एक एक ही रचना इनकी प्राप्त होती उपलब्ध है हम लोगों के पास, बेणी संहार नाम की। ठीक है, और ख़ास करके तो इनसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। विशाख दत्त से आपसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, विशाख दत्त जो है संस्कृत साहित्य में, नाट्य इतिहास में एक प्रकार से विशाख दत्त की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ख़ास करके इनका एक नाटक बड़ा फेमस है ख़ास करके संस्कृत नाट्य परंपरा की दृष्टि से, मुद्रा राक्षस, आपको पता होगा। ठीक है, मुद्रा राक्षस इन्हीं की रचना, तो आपसे पूछ सकता है ये किसकी रचना मुद्रा राक्षस, तो इन्हीं की है। इसके अलावा विशाख दत्त की और भी तमाम सारी रचनाएँ हैं। ठीक है, जैसे कि देवी चंद्रगुप्त हो गया। देवी चंद्रगुप्त आप देखते हैं रामगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी की ऐतिहासिक कथा का वर्णन देवी चंद्रगुप्त में आपको मिलेगा। चंद्रगुप्त अंत में ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेते हैं, प्रेमाख्यानक नाटक है, और अपूर्ण ही उपलब्ध है देवी चंद्रगुप्त नाटक जो है विशाख दत्त का, ये भी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अभिसारिका वंचित और या फिर अभिसारिका बंधित इनकी एक रचना है। ठीक है, और इसमें उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा के बारे में इन्होंने बताया। अप्राप्य ग्रंथ है, अभी एक प्रकार से पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस इनका तो बड़ा फेमस है, संस्कृत साहित्य का अनूठा नाट्य रत्न बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो ये हो गए कुछ वैसे जो कि एक प्रकार से नाट्य परंपरा से जुड़े रहे, उनके इतिहास से जुड़े रहे प्रश्न थे। इसको मैंने सोचा कि वैसे थोड़ा सा बता दें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि यहाँ से भी प्रश्न अगर पूछा जाए, मान लेते पूछा जाए, तो आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव के बन सकते हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। चलें, आपका प्रश्न आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपका कि कालिदास की कीर्ति का आधार है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कालिदास की कीर्ति का आधार क्या है? मेघदूतम, या फिर रघुवंशम, या विक्रमोर्वशीयम, या अभिज्ञान शकुंतलम। रचनाएं सभी इन्हीं की हैं, लेकिन कालिदास की जो कीर्ति का आधार माना जाता है, इनकी जो एक प्रकार से कीर्ति चौमुखी हुई, वो खास करके अभिज्ञान शकुंतलम से। ये बड़ी फेमस रचना अभिज्ञान शकुंतलम इनकी, कालिदास जी की। तो ऑप्शन नंबर इसका घ लगाएंगे, अभिज्ञान शकुंतलम। ओके, अगला प्रश्न आपका है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय का वर्णन मिलता है? 7 अंकों में, या 5वें अंक में, या केवल 1 अंक में, या 2 अंकों में? बताने का प्रयास करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में या अभिज्ञान शाकुंतलम के कितने अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय का वर्णन है? तो कितने में भाई? 7 अंकों में है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे, इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव। अगला प्रश्न है, कहाँ का राजा आखेट खेलते हुए कणों के आश्रम में पहुंचा था? तो मगध का पहुंचा था, कुरुक्षेत्र का, या हस्तिनापुर का, या दिल्ली का? तो आप सभी को पता होगा हस्तिनापुर के ही वो थे, मतलब कि एक प्रकार से हस्तिनापुर के ही राजा थे। कौन? दुष्यंत। ठीक है, हस्तिनापुर के ही राजा थे कौन? दुष्यंत। और आप देखते हैं ये कणों के आश्रम में पहुंचते हैं, वहां पर शकुंतला से इनकी भेंट होती है, और उसके बाद में शकुंतला का एक लड़का भी होता है भरत नाम से, आपने नाम सुना होगा, जिसने बाघ के दांत गिने थे। ठीक है, तो वही भरत हैं इनके लड़के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में किस कथा वस्तु को परिवर्तित रूप दिया है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। रामायणीय कथा वस्तु, या महाभारतीय कथा वस्तु, या पौराणिक कथा वस्तु, या दार्शनिक कथा वस्तु? कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में किस कथा वस्तु को परिवर्तित रूप दिया है? तो कौन सी कथा वस्तु को परिवर्तित रूप दिया है भाई? तो महाभारत की कथा है, महाभारतीय कथा वस्तु आप लगाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका कि कालिदास का कथा विन्यास है, कालिदास का कथा विन्यास श्रेष्ठ है, या सर्वश्रेष्ठ है, या सामान्य है, या संतोषजनक है? बताएं, इनमें से आपको क्या लगता है? तो भाई कालिदास का जो कथा विन्यास है वो सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, संवाद योजना की दृष्टि से किसका नाटक सर्वश्रेष्ठ है? कालिदास का, माघ का, भास का, या भवभूति का? तो संवाद योजना की दृष्टि से खास करके बात की जाए तो कालिदास का ही नाटक सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, यानी का ऑप्शन इज राइट आंसर। सॉरी। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम में पद्य हैं, बताएं। अभिज्ञान शकुंतलम में पद्य हैं, कितने पद्य हैं? 190, 189, 200, या फिर 195? कितने पद्य हैं अभिज्ञान शकुंतलम में? तो 190 पद्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए, आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे।
अच्छा, आपसे पूछे अभिज्ञान शकुंतलम के एक प्रकार से जो है नायक कौन है, तो नायक जो है कौन है, दुष्यंत नायक हैं और शकुंतला कौन है, नायिका हैं। क्लियर हो गई बातें। और ख़ास करके कालिदास के नाटकों के 3 नाटक इनके बड़े फेमस हैं। एक तो अभिज्ञान शकुंतलम, एक विक्रमोर्वशीयम और एक मतलब कि मालकाग्निमित्रम। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम में आप पूछेगा कितने अंक है अभिज्ञान शकुंतलम में, तो अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक है भाई, 7 अंक है। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो रही सारी बातें ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, महाकवि कालिदास का एक प्रकार से स्थिति कब रही है, मतलब कि किस समय के कवि हैं ये, तो 57 ईसा पूर्व के आसपास, कि 57 एक प्रकार से ईसा पूर्व के आसपास माने जाते हैं, मतलब ईसा पूर्व की 57 की प्रथम शताब्दी एक प्रकार से आप मान सकते हो। ठीक है इनके। और ख़ास करके आपसे पूछता है कि अभिज्ञान शकुंतलम का अंगी रस क्या है, तो अंगी रस क्या है, श्रृंगार रस जो है ये अभिज्ञान शकुंतलम का अंगी रस है। ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न आपका क्या है, आपसे पूछ रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम में गुण की प्रधानता है, मतलब कि अभिज्ञान शकुंतलम में गुण की प्रधानता है, कौन से गुण की, ओज गुण, प्रसाद गुण या माधुर्य गुण, इनमें से कौन से गुण की प्रधानता अभिज्ञान शकुंतलम में आपको दिखाई पड़ती है, तो प्रसाद गुण आपको दिखेगा। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने, शेक्सपियर ने, या विलियम जोन्स ने, या गेटे ने, फटाफट से बताएंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, चलें बताएं। अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था, किसने किया था, विलियम जोन्स ने। किसने, विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर गा में दिए हैं, करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कालिदास की नाट्य कृतियाँ कितनी हैं, 5 हैं, 7 हैं, 4 हैं, या 3 हैं, तो कालिदास की नाट्य कृतियाँ कितनी है भाई, मैंने बताया था कि 3 है, बिल्कुल 3 ही है। कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं इनकी जो है नाट्य कृतियाँ, मैंने अभी भी आपको बताया था 3 नाट्य कृतियाँ इनकी हैं। कौन कौन सी है भाई, कौन कौन सी है, एक तो अभिज्ञान शकुंतलम आप पढ़ ही रहे हो, आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरी है इनकी विक्रमोर्वशीयम, और तीसरी रचना है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, क्लियर हो रही बातें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, कालिदास के सभी नाटक कैसे हैं, दुखांत हैं, सुखांत हैं, कैसे हैं, तो इनके सारे नाटक जो हैं कालिदास के, तीनों नाटक आप देखेंगे तो सुखांत हैं। चूंकि संस्कृत में सुखांत नाटकों की परंपरा रही है कि अंत जब होता है नाटकों का तो सुख से होता है, दुख से नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका क्या है कि अभिज्ञान शकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है, प्रथम, मध्यम, या अंतिम, या 7वां नाटक, बताएं। ये भी एक प्रकार से प्रश्न, अभिज्ञान शकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है तो अंतिम सर्वश्रेष्ठ नाटक है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। अगला आपका है, देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि कालिदास की शैली में किस गुण का न्यून मात्रा में प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण का, माधुर्य गुण का, या ओज गुण का, तो कौन सा गुण इनकी रचना में आप देखेंगे, इनकी शैली में कौन सा गुण आपको कम दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा न्यून मात्रा में, कम मात्रा में प्रयोग किया गया है, तो ओज गुण। प्रधानता कौन से गुण की है, तो प्रसाद गुण की है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तो आप जब भी इनकी रचनाओं की व्याख्या है, मतलब जब भी व्याख्या करने को लेकर के आएगा आपसे एग्जाम में, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में तो व्याख्या आएगी नहीं, जो लिखित वाले छात्र हैं उनमें व्याख्या आती है, तो व्याख्या में आपको क्या लिखना है, आपको यही ध्यान रखना है कि हर सभी में आप देखते हैं लिखेंगे कि ओज गुण की प्रधानता है। ठीक है, सॉरी, प्रसाद गुण की प्रधानता है, तो ये सब थोड़ा सा पहले से जान लीजिए। इसमें अंगिरस जो है श्रृंगार है, इसे आप लिख करके बता सकते हो। अगला प्रश्न है, उपमाओं के लिए विश्व विस्तृत कौन है, बताएं, भारवी, दंडी, कालिदास, या माघ, तो उपमाओं के लिए विश्व विस्तृत कौन है, तो भाई कालिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कालिदास के नाटकों में छंद की प्रमुखता है, किस छंद की, त्रिष्टुप छंद, आर्या छंद, या उपजाति छंद, या मालिनी छंद, ये सब संस्कृत के छंद हैं, बताएं। जो है कालिदास के नाटकों में छंद की प्रमुखता है, कौन से छंद की प्रमुखता है, तो आर्या छंद इनके रचनाओं में आपको दिखाई पड़ेंगी, नाटकों में खास करके। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, कणव ऋषि का दूसरा नाम है, बताएं, कणव ऋषि का दूसरा नाम क्या है, वाल्मीकि, दुर्वासा, नारद, या कश्यप, बताने का प्रयास करेंगे। कणव ऋषि का दूसरा नाम क्या है, तो कणव ऋषि का दूसरा नाम क्या है भाई, कश्यप मुनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम का नायक कौन है, भरत है, या माधव है, या भीम है, या दुष्यंत है, तो अभिज्ञान शकुंतलम का नायक जो है वो दुष्यंत है, नायिका कौन है, जो है शकुंतला। अगला प्रश्न आप देखेंगे,
अर्थो ही कन्या परकीय एवं, बताएं किस नाटक से उद्धृत अंश है ये एक प्रकार से संस्कृत का पद है। अर्थो ही कन्या परकीय एवं, ये किस नाटक से उद्धृत अंश है? मृच्छकटिकम से, बेड़ी संहारम से, या मालिकाग्निमित्रम से, या अभिज्ञान शकुंतलम से? बताने का प्रयास करेंगे। तो किससे है? अभिज्ञान शकुंतलम से ही है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सरसिज मनुबद्धम शैवलेन शयोलेनपि रम्यम, किस नाटक से उद्धृत चरण है? बताएं। सरसिज मनुबद्धम शैवलेनपि रम्यम, बताएं किस नाटक से उद्धृत चरण है? अभिज्ञान शकुंतलम से, विक्रमोर्वशीयम से, या मालविकाग्निमित्रम से, या इनमें से किसी से नहीं? बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल अभिज्ञान शकुंतलम से उद्धृत है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, शकुंतला दुष्यंत का विवाह था प्रजापति विवाह, या गंधर्व विवाह, या देव विवाह, या असुर विवाह? तो बताएं शकुंतला और दुष्यंत का विवाह कैसा था? तो ये गांधर विवाह था, यानी गांधर माने प्रेम विवाह, जिसको आजकल जैसे लव मैरिज बोलते हैं, उसी को पहले प्राचीन जमाने में गांधार विवाह बोला जाता था। जब दुष्यंत शिकार खेलने आए थे, उनके आश्रम में गए थे, तो शकुंतला से इनको प्रेम हो जाता है, ठीक है, और फिर इन्हीं का दो एक प्रकार से बच्चा होता है भरत, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, काव्येषु नाटकम रम्यम, यह सूक्ति किसके लिए प्रयुक्त है? काव्येषु नाटकम रम्यम, बेड़ी संहार के लिए, मृच्छकटिकम के लिए, अभिज्ञान शकुंतलम के लिए, उत्तर रामचरितम के लिए। उत्तम रामचरितम किसकी रचना है? भवभूति की है, ठीक है, बड़ी फेमस रचना है। काव्येषु नाटकम रम्यम, यह सूक्ति किसके लिए प्रयुक्त है भाई? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो काव्येषु नाटकम रम्यम, यह सूक्ति जो है प्रयोग की गई किसके लिए? ये अभिज्ञान शकुंतलम के लिए। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दुष्यंत किस वंश का राजा था? गुप्त वंश का, पुरु वंश का, चंद्रवंश का, या रघुवंश का? दुष्यंत किस वंश का राजा था भाई? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। दुष्यंत जो था ये राजा था चंद्रवंश का। किस वंश का? चंद्रवंश का राजा था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम की कथा वस्तु का आधार बताइए। महाभारत का शकुंतलोपाख्यान, या शिव पुराण, या रघुवंशम, या चारुदत्तम? बताएं। अभिज्ञान शकुंतलम की कथा वस्तु का आधार ग्रंथ कौन सा है? महाभारत का शकुंतलोपाख्यान। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राजा दुष्यंत आश्रम में शकुंतला की रक्षा किससे करता है? राजा दुष्यंत आश्रम में, राजा दुष्यंत जो होता है ये आश्रम में शकुंतला की रक्षा किससे करता है? जंगली जीवों से, राक्षसों से, भ्रमर से, या सर्पों से? बताएं तो किससे करता है? फटाफट से बताने का प्रयास करें, किससे करता है भाई? चलिए बताने का प्रयास करें सभी लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बताएं। राजा दुष्यंत आश्रम में शकुंतला की रक्षा किससे करते हैं? जंगली जीवों से, राक्षसों से, भ्रमर से, या सर्पों से? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न बताएं सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो, जितने लोग बातचीत कर रहे हो, सभी लोग बताने का प्रयास करो। बताइए इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग उस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। उस प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी लोग, बताएं। चले अगला प्रश्न आपका है कि महाकवि भास प्रणीत रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं महाकवि भास की द्वारा लिखित? मैंने आपको बताया था 13 रचनाओं को गिनवाया भी था। तो 13 रचनाएं इनकी बड़ी फेमस है, किसकी? महाकवि भास की। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी 13 रचनाएं हैं आप सभी को मैंने बताया भी था। कौन कौन सी 13 रचनाएं हैं भाई? कौन कौन सी 13 रचनाएं? पहली है प्रतिज्ञा योगंधरायण, ठीक है। दूसरी रचना है स्वप्नवासोदत्तम। तीसरी रचना है प्रतिमा नाटक। चौथी है पंचरात्र। पांचवी है अभिषेक नाटक। छठवीं है मध्यम व्यायोम। सातवीं है कर्णभार। आठवीं है दूतवाक। नौवीं है दूत घटोत्कच। 10वीं है अरुभंग। 11वीं है बाल चरित्र। और 12वीं है अभिमारक। तथा जो 13वीं रचना है उसका नाम है चारुदत्त, ठीक है, या चारुदत्तम बोले। क्लियर? तो ये भास के द्वारा लिखित 13 नाटक हैं। अच्छा, जो है महामहोपाध्याय जो थे श्री टी गणपति शास्त्री जी, उन्होंने दक्षिण में एक प्रकार से महाकवि भास के नाटकों की खोज करी थी। 13 नाटक की खोज करी थी, ठीक है। और ख़ास करके उन्होंने प्रकाशित भी करवाया था इसको, त्रिवेंद्रम संस्कृत सीरीज से भास के नाटकों को प्रकाशित करवाया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर?
स्वप्नवास उदत्तन जो एक प्रकार से आपका नाटक है, इसमें पुरुष पात्र कितने हैं? पुरुष पात्र इसमें कितने हैं भाई? तो पुरुष पात्र जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित नाटक कौन सा है? स्वप्नवास उदत्तम है। इसमें कितने पुरुष है, मतलब पुरुष पात्र कितने हैं? 8 पुरुष पात्र हैं। ठीक है, कौन कौन है? ये पहला है उदयन, दूसरा है योगंध नारायण, तीसरा कौन है जो है रुमनवान, और चौथा है वसंतक, पांचवा है ब्रह्मचारी, छठवा है कांचुकीय प्रथम, और सातवां है कांचुकीय द्वितीय, और आठवां है भट्ट। स्वप्नवास दत्तम की खास करके बात की, स्त्री पात्रों की संख्या कितनी है आपसे पूछेगा, तो स्त्री पात्रों की संख्या कितनी है? स्त्री पात्रों की संख्या लगभग आप 10 के आसपास है स्त्री। जैसे पहली है वासुदत्ता नायिका, दूसरी है अवंतिका, तीसरी पद्मावती, चौथी है अंगारवती, पांचवी तपसी, छठवीं मधुरिका, सातवीं पद्मनिका, आठवीं आप लिख सकते हो धात्री, नवीं वसुंधरा, 10वीं विजया लिख सकते हो। तो ये सब जो है स्त्री पात्रों की संख्या इसमें है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्रश्न आपका है अगला प्रश्न, स्वप्नवास उदत्तम किस विधा का ग्रंथ है? गद्य है, पद्य है, चंपू है, या नाटक है? गद्य माने आप सभी को पता है, गद्य यानी कि जो है एक प्रकार से गद्य में लिखी गई शैली। पद्य आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा गायन टाइप का, ठीक है, काव्य जिसको बोलते हैं। चंपू गद्य और पद्य का मिला हुआ रूप चंपू काव्य बोला जाता है। नाटक आप सभी को पता होता है नाटक, तो ये कौन सा है? स्वप्नवास उदत्तम क्या है? नाटक विधा का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, स्वप्नवास उदत्तम में कुल कितने अंक हैं? तो स्वप्नवास उदत्तम में कुल कितने अंक हैं? कुल मिलाकर के 6 अंक हैं। इसमें ऑप्शन नंबर इसका 6, मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? पहला ही करेक्ट आंसर होगा। 6 अंक है। कितने अंक है स्वप्नवास उदत्तम में? 6 अंक हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर हो रही बात है ना? समझ में आ रही बातें? स्वप्नवास उदत्तम जो है ये 6 अंकों का नाटक है, और ख़ास करके जो है महाकवि भास के द्वारा लिखा गया नाटक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। ओके, उदयन जो है इसके नायक हैं, और वासुदत्ता इसकी नायिका हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर। और महाकवि भास की जो है इसमें भाषा की बात की है, खास करके भाषा सरल है, सरस है, मधुर है, ये सब आप लिख सकते हो। इसके अलावा छोटे छोटे एक प्रकार से हृदय आकर्षक आपकी एक प्रकार से जो लयात्मकता इनके एक प्रकार से संस्कृत के उसमें मिलती है। इसके अलावा सरल और मनोरम कथा जो है कथोपकथन इसमें मिलेंगे, यानी कि संवाद शैली मिलेगी। ठीक है, स्वप्नवास उदत्तम की बात की जाए, कुल मिलाकर के इसमें 6 अंकों का नाटक है। 58 श्लोकों से एक प्रकार से निबद्ध हैं 6 अंक। ओके, इसके अलावा 11 प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक, जैसे कि आप देखते हैं आर्या छंद का, अनुष्टुप छंद का, इसके अलावा शार्दुल विक्रीडित छंद है, बसंत तिलका छंद का प्रयोग है, पुष्पी तागरा छंद है, वैश्वदेवी छंद है, मालिनी शिखरणी छंद है, हरड़ी छंद का प्रयोग, उपेंद्र बज्रा और उपजाति, इन सभी छंदों का प्रयोग इनकी रचना वासवदत्तम में किया गया है। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर हो रही बातें ना? आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, तो स्वप्नवास उदत्तन में कितने अंक हैं? कितने अंक है भैया? कितने अंक है बताएं? मैंने कितना बताया आपको? कितने अंक है? बिल्कुल 6 अंक इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट है सर। अगला प्रश्न है आपका, उपलब्ध नाटक कृतियों का आदि कवि माना जाता है। उपलब्ध नाट्य कृतियों का आदि कवि किसे माना जाता है? वाल्मीकि को, भारवी को, कालिदास को, या भास को? तो उपलब्ध नाट्य कृतियों का आदि कवि जो माना जाता है वो महाकवि भास को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, द ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, किंवदंती के अनुसार भास को किस जाति का बतलाया गया है? धावक, संवाहक, या लौहकार, या इनमें से कोई नहीं? किंवदंती माने होता है जो एक प्रकार से कही सुनी जो बातें होती हैं, कथाएं होती हैं जो प्रचलित होती बहुत दिनों से। ठीक है, तो उसी को किंवदंती कहते हैं। तो किंवदंती के अनुसार भास को किस जाति का बतलाया गया है बताएं? तो किंवदंती के अनुसार भास को किस जाति का बतलाया गया भाई? तो धावक बताया गया, धावक जाति। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें भास की कृति है विक्रमोर्वशीयम, बेणी संहारम, बालचरितम, या अभिज्ञान शकुंतलम? बताएं। तो इनमें से विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम तो किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचनाएं हैं। तो ये दो ऐसे काट दो। भास की कौन सी रचना है इनमें से? तो मैंने बताया बालचरितम इनकी रचना है। बिल्कुल हाँ, बालचरितम इनकी रचना आप ले सकते हो। ठीक है, महाकवि भास की कौन कौन सी रचनाएं मैंने बताई थी? इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने बताई थी। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं बताई थी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे।
बिल्कुल, बाल चरितम या बाल चरित रचना इनकी है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वप्नवास उदत्तम के प्रथम अंक में श्लोक संख्या कितनी है? 17, 16, 19 या फिर 18? बताने का प्रयास करेंगे। कितने श्लोक हैं? प्रथम एक प्रकार से श्लोकों की संख्या प्रथम अंक में कितनी है? तो 16 श्लोकों की संख्या है प्रथम अंक में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वप्नवास उदत्तम के द्वितीय अंक में श्लोक संख्या कितनी है? तो द्वितीय अंक में श्लोकों की संख्या कितनी है भाई? कितनी है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो आप। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इनमें से स्वप्नवास उदत्तम का पात्र कौन है? भीम, चारुदत्त, उदयन या रघु? बताने का प्रयास करेंगे। स्वप्नवास उदत्तम का पात्र है तो उदयन है, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से उदयन की द्वितीय पत्नी का क्या नाम है? वासवदत्ता, अंगारवती, पद्मावती या अवंतिका? दूसरी पत्नी कौन है? पद्मावती। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, स्वप्नवास उदत्तम का नायक कौन है? मैंने आपको बताया था नायक जो है कौन है? उदयन ही नायक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उदयन क्या है? नायक है। आगे बढ़ते हैं। और जो है वासुदत्ता कौन है? तो वो एक प्रकार से वासुदत्ता जो है नायिका है। अगला प्रश्न है इनमें से उदयन का प्रथम मतलब उदयन का प्रधानमंत्री है, बताएं। उदयन का प्रधानमंत्री कौन है इनमें से? बताएं। योगंधरायण है या जो है रोमनवान है या बसंतक है या गोपालक है? बताएं। तो योगंधरायण जो है ये उदयन का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका कि इनमें से प्रद्योत का द्वितीय पुत्र है। प्रद्योत का द्वितीय पुत्र कौन है इनमें से? तो पालक जो है प्रद्योत का द्वितीय पुत्र है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। ओके, क्लियर हो रही बातें। अगला प्रश्न, इनमें से प्रद्योत की पुत्री कौन है? बताएं। तो प्रद्योत की पुत्री का क्या नाम है? प्रद्योत की पुत्री का नाम है वासुदत्ता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका स्वप्नवास उदत्तम के छठे अंक में श्लोक संख्या कितनी है? तो छठे अंक में कितने श्लोक हैं भाई? 19 श्लोकों की संख्या है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, भास के नाटकों में, प्रश्न अच्छा है, भास के नाटकों में रामायण मूलक नाटक है, बताएं। दूतवाक्यम, प्रतिमा नाटकम या पंचरात्र नाटकम? बताएं। भास के नाटकों में कौन सा नाटक जो है खास करके रामायण मूलक नाटक है? तो प्रतिमा नाटकम जो है ये रामायण मूलक नाटक है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, स्वप्नवास उदत्तम नाटक में कितने पुरुष पात्र हैं? मैंने बताया था कितने पुरुष पात्र हैं भाई, सबके नाम ही बताए थे। कितने पुरुष पात्र हैं? 8 पुरुष पात्र हैं और 10 महिला पात्र हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राजा उदयन का श्रृंगार संहारक मतलब सहायक है, बताएं। ब्रह्मचारी, बसंतक, भट्ट या फिर रोमनमान? बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? राजा उदयन का श्रृंगार सहायक कौन है? वसंतक जो है श्रृंगार सहायक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, बा। अगला प्रश्न है वासुदत्ता की माता का क्या नाम है? अंगारवती, पद्मावती, अवंतिका या मधुकारिका? तो अंगारवती की माता क्या, सॉरी, वासुदत्ता की माता का क्या नाम है? अंगारवती। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, आ ऑप्शन। अगला प्रश्न है स्वप्नवास उदत्तम नाटक में कुल कितने स्त्री पात्र हैं? तो कितने हैं? 10 स्त्री पात्र हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा और 8 पुरुष पात्र हैं। समझ में आ रही बातें? क्लियर हो गया? आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका व्याकरण से रिलेटेड आ गया। प्रश्न देखने का प्रयास करें सभी लोग, ऐसे प्रश्न आएंगे। प्रश्न आपका है, देखेंगे, सुसजुसो रु, ये सूत्र करता है, बताएं। सा के स्थान पर मतलब कि सा के स्थानों पर नु, या सा के स्थान पर रू, या सा के स्थान पर सा ये वाला, या जो है सा के स्थान पर, बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो सा के स्थान पर रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये सूत्र क्या करता है भाई? ये देखेंगे सा के स्थान पर रू यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखते हैं, सुप्तिंडत पद का सूत्र है। पद की संज्ञा विधायक या इत संज्ञा विधायक या सवर्ण संज्ञा विधायक या संज्ञा विधायक? बताने का प्रयास करेंगे। तो सुपिंदटम पद का सूत्र क्या है? तो इसका है पद की संज्ञा विधायक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, विवृत या ईसद अस्पृष्टम या आघोष या ईसद विवृत?
तो अभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे इनमें से। तो आघोष, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कितने प्रत्यय होते हैं? सु से लेकर सुप में कितने प्रत्यय होते हैं? कितने होते हैं लगभग? कितने होते हैं? 21। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चट प्रत्यय के आदि अवयव से किस वर्ग की इत संज्ञा होती है? तो चुट प्रत्यय के आदि अवयव से किस वर्ग की मतलब की इत संज्ञा होती है? का वर्ग की, चा वर्ग की, या टा वर्ग की, या चा वर्ग और टा वर्ग दोनों की? तो चा और टा दोनों वर्ग की चुट प्रत्यय के आदि अवयव से एक प्रकार से चा वर्ग और टा वर्ग की इत संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, यानी दा ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखेंगे सभी लोग। प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, कितने तिप आदि प्रत्यय संज्ञा है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो? कितने तिप आदि प्रत्यय संज्ञा है? बताएं कितने हैं? 18। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, राम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है? रामेण, रामम, रामान या रामाय? राम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा इनमें से? बताएं। रामेण जो है, रामेण, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राम शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? रामात, रामाद या रामाभ्याम या रामाभ्याः? बताने का प्रयास करेंगे। तो राम शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का जो रूप होगा वो रामाभ्याः होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वसमास में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या चतुर्थी? तो ऐसे आपसे जो है व्याकरण के प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। बताएं, सर्वसमास में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या चतुर्थी? तो सर्वसमास में कौन सी विभक्ति है भाई? पंचमी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, पंचमी विभक्ति। अगला प्रश्न, हरिड़ा में विभक्ति एवं वचन है, बताएं। हरिड़ा में विभक्ति कौन सी है और कौन सा वचन है? तो हरिड़ा में बताएं कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो हरिड़ा में तृतीय विभक्ति आपकी है और एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन हरिड़ा में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, युष्मान में कौन सी विभक्ति है? बताएं। युष्मान, युष्मान में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या पंचमी? तो युष्मान में द्वितीय विभक्ति आपकी दिखेगी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, तस्याम में कौन सी विभक्ति है? बताओ भाई, तस्याम में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, पंचमी, सप्तमी या षष्ठी? तो बताने का प्रयास करेंगे। आप एक जो है याद कर लीजिएगा ये सब, ठीक है, रूप। बताएं, तस्याम में कौन सी विभक्ति? तृतीया, पंचमी, सप्तमी या षष्ठी? तो तस्याम में कौन सी है भाई? सप्तमी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मम में कौन सी विभक्ति एवं कौन सा वचन है? तो मम में कौन सी विभक्ति है भाई? विभक्ति तो आपकी पड़ेगी मम में षष्ठी विभक्ति पड़ेगी, ठीक है, और वचन कौन सा रहेगा? एक वचन या दो वचन? एक वचन रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन किस में पड़ रहा है? बी में। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सखायो में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया या जो है प्रथमा द्वितीय दोनों है, या केवल जो है प्रथमा है? बताएं। सखायो में कौन सी विभक्ति आपको दिखाई पड़ रही? सखायो, इसमें प्रथमा द्वितीय आपको दोनों दिख रही है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याम में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या सभी विभक्तियां आपकी पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। सर्वाभ्याम में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों विभक्तियां आपको दिखेंगी, यानी कि ये सभी। तो ये एक प्रकार से संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैंने आपको बताए। तो एक प्रकार से ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को आप लोग एकदम से याद कर लीजिएगा। ओके। और मनोविज्ञान का भी कल आपका लाइव क्लास हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, विस्तार से हमने उसमें चर्चा करी है। तो आप लोगों ने जो है निश्चित तौर पर देखा होगा, समझा होगा हर एक चीज़ों के बारे में। तो ये एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था संस्कृत साहित्य का, आप सभी की परीक्षा के दृष्टि से आप लोगों ने देखा होगा। और मनोविज्ञान का है वीडियो देख लीजिएगा, यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, मनोविज्ञान के छात्र छात्रा देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है को करिकुलर कोर्स वाला, ठीक है, यानी कि सभी के लिए BA BSc BCom सभी के लिए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए खास करके
बीए थर्ड सेमेस्टर, बीएससी थर्ड सेमेस्टर, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, सभी के लिए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए को करिकुलर कोर्स है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फूड न्यूट्रिशन का पेपर दिया होगा, और आपने थर्ड सेमेस्टर में कौन सा सेकंड सेमेस्टर में आपने फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ का दिया है, ठीक है। और एक प्रकार से आपने जो है थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या देना है, थर्ड सेमेस्टर में आपको मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का पेपर देना है, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज या इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है। चाहे आगे इसको बोलो चाहे पीछे उसको बोलो, कोई बात अलग अलग नहीं, एक ही बात है। तो मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। मॉडल पेपर दे दिया है, सिलेबस भी डाल दिया, आप लोग देख लीजिएगा इसको। और भी एक मॉडल पेपर मैं दे दूंगा, इसका एक दो मॉडल पेपर, तो आप लोग जो है जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको मॉडल पेपर मिलती रहेगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बाद में इसका तो ऑब्जेक्टिव ही होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। तो आपकी जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बाद में आपकी लिखित जो है टाइप की परीक्षाओं को तैयार कराने के लिए मैं मॉडल पेपर दूंगा, ठीक है। तो खास करके जो है सोशियोलॉजी का भी ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आप देख सकते हो, 2 वीडियो है सोशियोलॉजी के, ठीक है। एक में शुरुआत के जो है लगभग जो है कुछ चैप्टर्स के बारे में बनने वाले प्रश्न, और लास्ट के जो है पूरे जितना चैप्टर है, तो दोनों वीडियो को मिला करके आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। साइकोलॉजी की बात करें तो एक ही वीडियो में सारे सिलेबस से मतलब सारे चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने बता दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव भी आपके अवेलेबल हैं, प्ले लिस्ट में आप जा करके देख सकते हो, हर एक सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव वीडियो आपको मिल जाएगी, ओके। और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्र छात्राएं हैं वो 2022 वाली वीडियोज़ देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव की, वही महत्वपूर्ण है, ओके। ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू सभी लोगों को, गुड नाइट, धन्यवाद आप सभी का, ठीक है, हमारे से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने। धन्यवाद, गुड नाइट, आई लव यू।